अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। सोमवार की सुबह ग्लोबल मार्केट्स के हालचाल और आगे के डायरेक्शन पर तैयार हैं बग्गा साहब। बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। पहले तो एक चीज़ समझ नहीं आई सर, ये जो आंकड़े आए थे एम्प्लॉयमेंट डेटा जो आया अमेरिका में, 2.5 लाख के आसपास की उम्मीद थी, 3,70,000 आए। इससे अच्छा मानना है या ख़राब मानना है? क्योंकि मार्केट ने न इसे अच्छा माना न ख़राब माना, ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो हम सोचे कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं अनिल जी, पहले नीचे गया था, फिर हमने देखा थोड़ी खरीदारी आई 2 घंटे के बाद। तो इसको कैसे समझना, इसकी इक्वेशन क्या है जी कि ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब इकोनॉमी में अभी भी काफी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो उसके चलते फेड रेट हाइक करेगा। और फिर बॉन्ड मार्केट ने क्या बोला, बॉन्ड मार्केट ने पहली बारी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, नहीं तो लगभग जीरो के प्रोबेबिलिटी रहती थी 1% हाइक की 27 जुलाई को। आज सवेरे वो प्रोबेबिलिटी 9% हो गई। तो लगभग 90% प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट हाइक की, जो हमारा बेस केस है कि अब 75 ही है। 0% प्रोबेबिलिटी हो गई है 50 बेसिस पॉइंट हाइक की। तो ये आपका यील्ड, सॉरी अनिल जी। जी जी नहीं, मैं तो हाँ, आप ही को सुन रहा हूँ सर। 0% प्रोबेबिलिटी हो गई है अब 50 बेसिस जीरो में। परसेंट प्रोबेबिलिटी हो गई 50 बेसिस पॉइंट की, और 75 बेसिस पॉइंट की लगभग 90% है। और पहली बारी 100 बेसिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 9% क्रॉस हुई है। फिर आप सितंबर अगर देखिए, सितंबर के आंकड़े जो आ रहे हैं, वो 69% प्रोबेबिलिटी अब हो गई है 1.5% इंक्रीज की सितंबर तक, मतलब 75 और 75। तो ये छुपा हुआ आप कह सकते हैं जो इम्पैक्ट आ गया, वो इस जॉब फिगर के कारण था कि बॉन्ड मार्केट ने कहा फेड हाइक होगी और तेजी से होगी, 75 बेसिस पॉइंट लगभग सर्टेन है 27 जुलाई का। और फिर हो सकता है कि सितंबर में भी 50 की जगह 75 करें। तो ये चेंज हुआ। दूसरा जो अहम बात है वो है, अब वेडनेसडे शाम को हमारे टाइम 13 तारीख को इनका इन्फ्लेशन आएगा जून का, अमेरिका का। जो आप आज सवेरे आपका भी आंकड़ा आया, जो जी का सर्वे है 8.8 पॉइंट कर रहा है। इसमें हमें क्या रखनी है नजर, 8.6 था मई में, 8.6 था मई में। अगर उससे ज्यादा आता है तो मतलब आपकी इन्फ्लेशन पीक अभी नहीं आ रहा है, तो उसके ज्यादा आएगा तो उससे फेड और तेजी से रेट बढ़ाने की तरफ अग्रसर होगा, और 75 बेसिस पॉइंट के लिए और मार्केट इसको पचाएगा। तो ये इक्वेशन है अनिल जी। ओवरऑल मार्केट के लिए खराब बात ही थी, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि इस माहौल में बैड न्यूज इज गुड न्यूज। अगर कम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ तो लोग सोचेंगे कि अब फेड ने कर लिया, फेड शायद रुक जाएगा। गुड न्यूज है, अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है तो फिर तेजी से रेट हाइक होगा, और फेड रेट हाइक करेगा, दुनिया भर के बैंक्स को फिर से रेट हाइक करनी पड़ेगी। आरबीआई पे भी प्रेशर आएगा क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा। आज सवेरे भी डॉलर बहुत स्ट्रांग था। येन 137 पे आज क्रॉस किया, 140 की तरफ अग्रसर है येन, जापानीज करेंसी जो है। तो ओवरऑल मार्केट के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं थी, चाहे रिएक्शन नहीं आया उसमें इतना स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में ज्यादा रिएक्शन आया। तो काफ़ी तेज़ी से गिरने के बाद कच्चा तेल भी ऊपर आया है और साथ ही साथ थोड़े बहुत दूसरी कमोडिटीज़ भी, मेटल्स भी। और इस हफ्ते सर जो बाइडेन साहब सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, तो जरा एक बार कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज़ पर सर आउटलुक बताएं आपका। अनिल जी देखिए, इसका बैकड्रॉप हमें ये देखना है कि पिछले 10-12 सालों में बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट हुई नई कैपेसिटी में। तो अगर फुल डिमांड आती है विश्व की तो सप्लाई उतनी नहीं है। अभी क्या कारण है कि चाइना का कोविड लॉकडाउन करके क्या इनकी खपत कम होगी। पिछले हफ्ते देखा चाइना ने एक पार्शियल स्टिमुलस अलाउ किया लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, उसके चलते एक उछाल आते दिखा। तेल देखें, वैसे सप्लाई कम है जितनी डिमांड है, और अगर रशिया ने कुछ कम की सप्लाई तो उससे और प्रॉब्लम आ सकती है। बाइडेन जो चाह रहे हैं, सऊदी और अबू धाबी वगैरह के पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं है नया बनाने के लिए। जहां पे तेल है जो आ सकता है वो है ईरान और वेनेजुएला। वेनेजुएला अगर आप देखें
उसके पास सऊदी से ज्यादा रिजर्व्स हैं, बट इतने सालों से यूएस के जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उन्होंने फिर नेशनलाइज कर दिए। जो यूरोपियन कंपनीज भी थी वहां पे उन सबको भी नेशनलाइज कर दिया, तो इतनी उनकी प्रोडक्शन गिर गई। वहां से काफी हो सकता है अगर उस पे यूएस करार कर ले या ईरान से करार कर ले, ईरान 1 मिलियन बैरल प्रति दिन का चेंज कर सकता है। सऊदी थोड़ा कॉस्मेटिक जरूर करेंगे, बट जितना अमेरिका उनके लिए महत्वपूर्ण था उन्होंने अब गेम सीख लिया। वो रशिया को भी हाथ में रखते हैं, चाइना को भी साथ में रखते हैं और अमेरिका को भी रखते हैं। और बाइडेन ने जो पहले कहा था कि ये पारिया हैं, ये आउटकास्ट हैं, जो उनके युवराज हैं एमबीएस जिनको कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उनसे फोन लेने के लिए भी उन्होंने इनकार किया 1 साल के लिए अपनी प्रेसिडेंसी के लिए। अब दुम दबाए जा रहे हैं उनसे तेल मांगने, बट उनके पास है नहीं तेल ज्यादा देने को, तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। तेल यहां से नीचे गिरने के लिए डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत सॉलिड चाहिए, वो आते अभी नहीं दिख रही। एक आंकड़ा कई लोग आजकल अनिल जी ट्विटर पे लिखते हैं कि क्या हम रोज देख सकते हैं। एक आंकड़ा आप देख सकते हैं, रिटेल गैसोलीन प्राइस जो है अमेरिका में, वो आपको एक लीडिंग इंडिकेटर बता देता है कि किस तरफ लग रहा है कि तेल के सेंटिमेंट जा रहे हैं। वो ज्यादा नहीं गिरा, 5 से 4.8 डॉलर पे ही आया, इतनी ज्यादा उसमें गिरावट अभी भी नहीं आई। तो ये देखना पड़ेगा अनिल जी, बट मुझे तेल यहीं पे लगता है इधर से बहुत नीचे जाना, वो डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा तभी जाएगा। मेटल्स में चाइना की खपत गिरी है, इसलिए मेटल्स में इतना जबरदस्त करेक्शन एक आया है, बट अगर इकोनॉमीज बढ़ती हैं तो फिर ये मेटल्स दौड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनकी इनपुट कॉस्ट जो ये स्टील में जो लगते हैं, जिस तरह के कोयले, कोकिंग कोल देख लीजिए, थर्मल कोल देख लीजिए, उसकी प्राइसेस भी गिरी हैं साथ, तो मार्जिन बढ़ेंगे जरूर। तो ओवरऑल मेटल स्टॉक्स बहुत गिरे हैं, 50% डाउन है, बट मुझे लगता है जब चाइना का रिवाइवल आता है तो फिर से बढ़ेंगे। तो अभी तो होल्ड है, अभी कुछ नया उसमें नहीं लेना है, बट ओवरऑल कमोडिटीज अंडर सप्लाइड हैं। ये सोच के बैठिए नया कैपेसिटी है नहीं, और नया कैपेसिटी बनाने में 2-3 साल लगते हैं। जैसे ही चाइनीज इकोनॉमी बढ़ती है तो ये एकदम से भागेंगे कमोडिटी प्राइसेस। बग्गा साहब, वो पुराने आप तो सीरियल नहीं आते थे वो रामायण महाभारत वाले, और उसमें जो ये सब आता था कि इसमें मुझे साजिश की बू आ रही है, वो वैसे वाले ये 2 जगह हमको साजिश की बू आ रही है, ज़रा बताइए आप। एक तो ये एलोन मस्क साहब और जो ट्विटर के बीच में मामला चल रहा है, ये मस्क साहब क्या मतलब कुछ ऐसा है, पहले बिटकॉइन बोलते मैंने लिया फिर बेच दिया, ट्विटर में भी ऐसा किया। और दूसरा ये चाइना वाले मकाओ में कहीं कोई कोविड नहीं है, सब जहाँ है वहाँ पे भी लोग आराम से ठीक हो रहे हैं, इन्हीं को लॉकडाउन लगाना है। तो क्या ये कुछ मामला गड़बड़ दिखता है दोनों जगह? लगता तो है अनिल जी, बिल्कुल। और देखिए मकाओ अगर आप देखें तो पिछले 20 दिनों में 1500 केस आए हैं टोटल। शंघाई पिछले हफ्ते फिर से हो गया था जी, शंघाई में शायद लॉकडाउन हो जाएंगे। मैंने स्टडी किया कितने केस हैं, 54 केस थे दिन के। यहाँ तो भारत में देखिए रोज, अभी दिल्ली में 500 केस होते हैं दिन के, चल रही है रोजमर्रा की जिंदगी। अब यूरोप में तो इतना हो गया है कि अगर किसी को कोविड भी है, आप रोक नहीं सकते उनको रेस्टोरेंट में आने से, सो लॉन्ग अगर उन्होंने वैक्सीनेट करवाया हुआ है। तो लोग घूम रहे हैं कोविड के साथ भी, क्योंकि यही कह रहे हैं सारी सरकारें कि ये तो ओमिक्रॉन सबको होगा और फिर पॉपुलेशन से निकल जाएगा। तो बिल्कुल ये अब जैसे मकाओ ऑन इट्स ओन कोई इतनी बड़ी अहम खबर नहीं है। वो 6 लाख लोग उधर रहते हैं, 1,500 केस हुए 20 दिनों में, बट एक सिग्नलिंग हो जाती है कि फिर और जगह भी क्या ये रोकेंगे। और जब लॉकडाउन आएगा, लॉकडाउन उनका 2 महीने से कम होता नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले क्वार्टर में जब शंघाई में आया, अप्रैल में नियरली पूरा निकल गया और लोगों के ऑलरेडी 6 टेस्ट हो गए। अब 4 टेस्ट और कराने हैं अगले 4 दिनों में पूरी पॉपुलेशन को। तो ये बिल्कुल ही ना समझी की ही पॉलिसी है, बट टॉप मैन की पॉलिसी है जीरो कोविड की, तो कोई इसके साथ नहीं कर सकता आर्ग्यू। इनफैक्ट उनके प्रधानमंत्री ने भी कहा बहुत नौकरियां जाती हैं,
और जीरो कोविड हमें देखना चाहिए, बट वो इतने पावरफुल नहीं है जितने चेयरमैन उधर पावरफुल हैं जी, और उन्होंने कहा है कि कोविड पॉलिसी। रही बात मस्क की, अनिल जी, ये मैं कहूंगा यूएस रेगुलेटर की भी खामी है कि इनको ये पकड़ नहीं पाए। पहले एक बार ही आपको याद होगा जब टेस्ला के शेयर्स बहुत नेगेटिव चल रहे थे, इन्होंने कहा मैं प्राइवेट लेके जा रहा हूं और मेरा क्लोज आउट हो गया है, फंडिंग भी, और शायद सऊदीज के साथ फंडिंग है। बाद में निकला कि वो गलत था। अब कोई भी ऐसा प्रमोटर भारत में करता तो उसके ऊपर हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी केस लग जाते। दूसरा ये डॉज कॉइन या डॉग कॉइन जो है, हर बार ही कहते थे वो शिंजो कुछ जो दीप कोई नाम आते हैं ये तो, और वो ऐसे चल रहा है, शिबू शिबू कुछ। तो तीसरा ये ट्विटर का अगर आप देखें, पहले कहा खरीदेंगे फिर कहा नहीं खरीदेंगे, अब उन पे आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे आपके जो अकाउंट्स हैं वो फॉल्स हैं। ट्विटर कह रहा है 5% से कम है, वो कह रहे हैं एविडेंस दिखाइए। अब ट्विटर ने भी एक बड़ी लीगल फर्म को हायर किया है, और अमेरिकन कोर्ट्स, अनिल जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेरिकन कोर्ट्स नॉर्मली सेलर के ऊपर बहुत हावी होते हैं अगर वो किसी ऐसे कारण के लिए डील से मुकरें, तो वो बहुत हेवी पेनल्टीज लगाते हैं। ऐसे केसेस पहले हुए हैं। तो यही अब निष्कर्ष निकल रहा है कि कोर्ट में जाएगा। $1 बिलियन तो उनको ब्रेकेज फीस देनी है अगर वो तोड़ते, बट हो सकता है प्यूनिटिव डैमेजेस भी कोर्ट्स दें। और जब से इन्होंने अनाउंस किया तब से ट्विटर 30% डाउन था, बट 15% आफ्टर मार्केट गिर गया फ्राइडे को। आज सवेरे देखते हैं क्या अमेरिका में खुलता है। बट जैसे स्नैप है वो 65% डाउन है इस साल में, वो भी एक शॉर्ट मैसेजिंग ऐप है, वो 65% डाउन है। तो ट्विटर यहाँ से नीचे जाएगा, उसके लिए खराबी है। और इनको यही है कि शायद बायर्स रिमोर्स हो रहा था कि बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, $44 बिलियन फंडिंग इन्होंने तैयार की थी बट पूरी नहीं की थी। $22 बिलियन अभी भी होल था जो नहीं भरा था, जो इनको फंडिंग रेज करनी थी। तो फंडिंग तो नहीं थी इनके पास, और जिस तरह से हैंडल किया गया है वो बहुत बुरा है ट्विटर के लिए भी। बट अमेरिकन कोर्ट्स प्रोबेबली ट्विटर के पक्ष में राय देंगे, वो कुछ महीने लग जाएंगे वो आते आते। ओके, तो बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है। ये सारी की सारी, चाहे वो चाइना की तरफ से आ रही हो मकाऊ को लेकर, या फिर ट्विटर की तरफ से आती हुई दिख रही है, एलन मस्क साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। धन्यवाद सर, सारी जानकारी, सारा विश्लेषण और सारा डायरेक्शन हमारे दर्शकों को और हमें बताने के लिए बग्गा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।